अरे एक और आ गया क्या? अरे अरे एक और आईपीओ आ गया। जय हिंद। अरे इधर देखा, एकदम से एक और आईपीओ आ गया यार। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है डीमैट अकाउंट अब किसका बोलूं, कुत्ते बिल्ली के बाद ऊट वूट सब हो गया यार। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, बैक टू बैक आईपीओ आते जा रहे हैं। अब इस बीच में बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने ग्रैंड एंट्री तो मारी। उसने कहा भैया मैं आ रहा हूं 9 to 11 से मैं आ रहा हूं, राइट। बट इस बीच में बाकी दो ने भी कहा भैया एक काम करो, हमें भी अपने साथ ले चलो। बट अब पैसा तो लिमिटेड है, इस पे लगाएं उस पे लगाएं किस में लगाएं। तो वापस से एक और आईपीओ आया है, टॉलिंस टायर्स करके आईपीओ है, कंपनी है। तो देखेंगे इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, क्या बैलेंस शीट है, फिर उसके बाद क्या पी&एल है, मार्जिन वगैरह क्या है, टायर वगैरह की कंपनी है, क्या क्या है, क्या बी में है नहीं है, और फाइनली वैल्यूएशंस कैसे है, लगाना है या फिर नहीं लगाना। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. Without wasting time, इधर उधर की बातें ना करते हुए हमें काम करते हैं, डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट येस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, पीएन गैसल ये भी डाल दिया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी डाल दिया है, ब्रेकआउट स्टॉक भी डाला था, श्री तिरुपति ये भी ओपन है, ये भी देख लेना। ये ब्रेकआउट स्टॉक भी डाला था, थोड़े टाइम पहले एक पेनी स्टॉक डाला था मैंने यहाँ पर। तो ये अभी तक ये जो वो पेनी स्टॉक है अभी तक 20% गेन्स देकर गया है। तो यहाँ पर ना आपको आईपीओ स्ट्रैटेजी, जैसे आप प्लेलिस्ट वगैरह में जाओगे आपको ढेर सारे ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज वगैरह भी ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएंगी। आईपीओ टेबल की बात करी जाए तो यहां पर हम लोग चलते हैं, बाजार स्टाइल लिस्ट हुआ, फ्लैट लिस्ट हुआ, जहां पर हम लोग 15% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे 10% तक गया। दैट इज वाई ऑलवेज से कि आपने जो भी स्टडी करी है, ट्रस्ट योर स्टडी, ट्रस्ट योर एनालिसिस, आप आराम से गेम में बने रहो। फिर उसके बाद गाला प्रिसिशन क्लोज्ड हो गया, श्री तिरुपति ओपन है, देख सकते हो। बजाज हाउसिंग की वीडियो डाल दी और पीएन की भी डाल दी। और अरे ये क्या, लो एक और आ गया, आर्केड डेवलपर्स करके भी आ गया। आज हम करने वाले हैं टॉलिंस के एनालिसिस। 9 to 11, 10 से 12, ये चारों क्लैश होने वाले हैं। कोई नहीं, शुरू करते हैं। टॉलिंस, ऑलराइट, लेट्स सी क्या बिजनेस मॉडल है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2003, 20 साल पुरानी कंपनी है। टॉलिंस टायर्स लिमिटेड इज अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, खुद ही टायर बनाते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स टायर रिट्रीटिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स टू 40 कंट्रीज। ये एक्सपोर्ट्स वही है पीपी वाटर बॉल्स वाला, फॉरेन कोलैबोरेशन, including the Middle East, East Africa, Jordan, Kenya, Egypt. The company business can be divided into two verticals. एक तो खुद टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है और दूसरा हो गया ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा, और क्या बोलते हैं। As of March 2024, the company's products include light commercial vehicles टायर्स वगैरह, जैसे स्कूटी वगैरह हो गए, मोटर बाइक हो गए, ऑफ रोड एग्रीकल्चर टायर्स वगैरह हो गए, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर ऑटो टेम्पो वगैरह ये सब में आ गए, टायर ट्यूब्स, टायर फ्लैप्स, प्रीक्योर ट्रेड रबर हो गया, कन्वेंशनल ट्रेड रबर, बॉन्डिंग, गम, विकलाइजिंग, ये वो, मतलब सारा एंड टू एंड सॉल्यूशन दे दिया रबर से लेकर जो भी इनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम भी पढ़ते हैं। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, वो पूरा वाला ऊपर वाला ही कॉलम कॉपी कर दिया, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। ऑपरेटेड इन 8 डिपो एंड हैव ऑलमोस्ट 4000 डीलर्स, ऑलमोस्ट 3500 3700 डीलर्स वगैरह हैं जिनके थ्रू माल बिकवाते हैं। ठीक है, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये काम की है, 2 तो इन्होंने केरला में बनाई हुई है और तीसरी बनाई हुई है यूएई में। ये हुई असली फॉरेन कोलैबोरेशन यार, मजा आ गया देख के। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। The company has 163 stock keeping units in the tire category and 1000 in the tread rubber category. फिर उसके बाद वेरियस सर्टिफिकेशंस वगैरह हो गए। फिर उसके बाद क्लाइंट्स में है जीआरपी, केरला एग्रो मशीनरी हो गया, रेडलैंड मोटर्स, टायर ग्रिप, मतलब थोड़ा बहुत B2B है। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे थे कि मेजर नाम आएंगे B2B में, बट B2B है। बाकी B2C है जो डीलर्स वगैरह के थ्रू काम वगैरह करवाते हैं। एज ऑफ नाउ देखो इंडस्ट्री तो काफी अच्छी है। हम लोगों ने देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है, राइट। तो यहां पर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ, इस सेक्टर की बात कर रहा हूं, स्टॉक की नहीं, स्टॉक तो देख के पता चलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं फिर।
अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। वैसे डेट देखने का फायदा है नहीं, ये तीनों भाई भाई हैं। 9 to 11 तक आईपीओ रहेगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 तारीख को पता चलेगा किस किस का लकी ड्रॉ निकला, किस किस का नहीं निकला। 13 तारीख को रिफंड वगैरह आएंगे और 16 तारीख को यहां पर ये लिस्ट होने वाला है। तो 3 आईपीओ हो गए हमारे पास 16 तारीख के लिए। ठीक है, फेस वैल्यू, ओ हो, अब मिला है इतने टाइम बाद जाके 5, पहले से ही प्री स्प्लिट करके दिया है। प्राइस बैंड रखा 215 से 226। ये 226 का क्या हिसाब है, 225 रखते, 230 रखते, तो यहां पर 226 पे अप्लाई करना है। जो लोग शिकायत करते हैं ना हमें अलॉटमेंट नहीं लगती, कई बार रीजन ये होता है थर्ड पार्टी से लगाते हो, या हो सकता है मैंडेट अप्रूव नहीं करते हो। एक ही पैन कार्ड पे मल्टीपल एप्लीकेशन लगाना, मतलब विभोर के नाम पे जीरोधा का अकाउंट है, विभोर के नाम पे इंजल है, विभोर के नाम पे अपस्टॉक्स है, मैंने कहा एक काम करता हूं तीनों लगा देता हूं, किसी में निकल जाए, इमीडिएट रिजेक्ट। 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन। चलो हमें अप्लाई करना है 226 पे, 66 शेयर्स का एक लॉट है। अब आते कितना पैसा उठा रहे हो, तो 230 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, जिसमें से 200 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कि ऑलमोस्ट हो गया 90% के आसपास, 85% के आसपास फ्रेश इशू हो गया। सिर्फ 15% ओएफएस है। मतलब मैं ये सोच रहा हूं ये 30 ये भी क्यों ही कर रहे हो यार, ये ऑफर फॉर सेल है। तो जैसे कहते हैं ना बहती हुई गंगा में से यूं कुछ छींटे मार लेना अपने ऊपर, ये वो चीज है। ठीक है, जरा एक एक अच्छा पहले कैटेगरी देख लेते हैं। तो क्यूआईबी को मिलने वाला है 50%, रिटेल वालों को 35 और एचएनआई को 15। और एंकर इन्वेस्टर का कोटा था यहां पर, ये पूरा कोटा भर चुका है। जहां पर ये कोटा था पूरा 69 करोड़ का, तो ये पूरा 69 करोड़ का कोटा इनका भर चुका है। ओके ठीक है, हम आते हैं जरा एक एक लॉट साइज पे। एक लॉट साइज बनेगा 14,916 का, 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है, यानी रिटेल कैटेगरी में तो 13 लॉट, 2 लाख से ऊपर जाओगे तो 14 लॉट्स के आसपास एप्लीकेशन बनेगी। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एंकर से 69 चाहिए थे, 69 रेस कर लिए, बहुत ही बढ़िया बात है। फाइनेंशियल्स बताओ यार, फाइनेंशियल्स क्या है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है वो देखो, सिर्फ एक ही बारी की फाइनेंशियल है। हाउ डू आई कंपेयर, मैं कैसे कंपेयर करूं, कितना बड़ा कितना कम हुआ, कुछ तो दिख ही नहीं रहा। तो इसके लिए मैं गया वापस से इनके डीआरएचपी आरएचपी पर। फाइनली 307 पेज के बाद कुछ सामने आया कि भैया कुछ है, रुपीज इन मिलियन करके है। बट अब इसमें एक और कैच है। इसमें एक और कैच क्या है वो समझाता हूं। ये है मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024। बट यहां पर एक ट्रबल क्या आ रहा है वो देखिए। ये है स्टैंड अलोन, ये है कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ इनका, कंसोलिडेटेड इनकी सब्सिडरीज वगैरह वो इन्होंने यहां पर मर्ज कर दी हैं। ठीक है, कंपेयर हो नहीं सकता क्योंकि जब आप कंसोलिडेटेड का देखोगे तो ज्यादा ही आएगा। यहां पर स्टैंड अलोन ये है, कंसोलिडेटेड ये हो गया। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, बाद में इसको वहां से रीड कर लेंगे। 2022 से 2023 को कंपेयर कर रहा हूं, 2024 नहीं कर रहा। तो यहां पर तो रुपीज इन मिलियन 113 करोड़ थे यहां पर इनके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हो गया 118 करोड़, ऑलमोस्ट इन लाइन ही है वैसे तो। और बट प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम आ गए इस कॉलम पे। तो ये था यहां पर कुछ 60 मिलियन, 6 मिलियन यानी कि 60 लाख, 60 लाख से हो गया 5 करोड़ के आसपास। तो यहां एक अच्छी खासी ग्रोथ है। तो एक काम करते हैं, एसेट्स वगैरह भी देख ही लेते हैं। ये आ गए इनके एसेट्स। एसेट्स का भी सेम हाल है, ये कंसोलिडेटेड है, ये स्टैंड अलोन है। चलिए नॉन करंट एसेट्स वगैरह पे आए तो ये थे इनके पास कुछ 122 मिलियन यानी कि 12 करोड़, ये हो गए 19 करोड़। तो यहां से यहां तक तो ग्रोथ है। और चलो वापस आ जाते हैं फिर इस वाले स्ट्रक्चर पे वापस। एसेट्स 221 करोड़ के, रेवेन्यू 228 करोड़, प्रॉफिट 26 करोड़ के आसपास, कुछ अराउंड 11 11.5% का मार्जिन है इसमें। और उसके बाद बोरोइंग्स कितनी है, बोरोइंग 78 करोड़ से, रिजर्व्स बोरोइंग थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिव टू रिजर्व्स। अभी रिजर्व्स इतने हैं, पता है हम हमेशा कंपेयर क्यों करता हूं, मैं आपको नॉलेज पर्पज से बताता हूं। आपके पास बोरोइंग से 78 करोड़ की, कल कोई लेनदार आ गया, भैया मुझे तो अर्जेंट जरूरत है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, राइट, कहां से दोगे, रिजर्व्स में से। रिजर्व्स में से ये माइनस हो गया, कितना बचेगा आपके पास, हार्डली 7-8 करोड़ रुपए के आसपास बचे। तो यानी कि आपके जितने ज्यादा रिजर्व्स होंगे, जब भी कभी कोई लॉ सूट होता है, कोई ट्रबल होता है, राइट, कोई प्रॉब्लम आती है, थेफ्ट फायर या कुछ भी हो जाता है, राइट, देसी भाषा में बोलूं कभी कोई भसड़ हो जाती है, तो ये आपके रिजर्व्स आपको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज,
रिटर्न ऑन इक्विटी 25 हो गया 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36%, डेट कम 1 से कम है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कंपेयर करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हाई है, पैट मार्जिन हम लोगों ने 11 ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बताओ क्या काम करने वाले हो। पहला, अच्छी बात है कि भाई प्रीपेमेंट या रीपेमेंट करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह की, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए डेली रोजमर्रा के काम के लिए, इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड सब्सिडरी टॉलिंस रबर्स प्राइवेट टू रीपे और प्रीपेमेंट, इनके भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वगैरह पे करेंगे जो सब्सिडी है जो इन्होंने मर्ज करी है। हो हे भगवान हे भगवान हे भगवान। एक बार फाइनली प्राइस बैंड और देख लेते हैं। तो ये था इनका प्राइस बैंड 226, 66, 230 करोड़ कंपनी जो रेस कर रही है। ऑलराइट, 226 मल्टीप्लाई बाय 66, 230 करोड़ कंपनी रेस कर रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1 प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 1 डेफिनेटली ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, पैट मार्जिन भी 10-11% के हैं, वो अच्छी बात है, सेक्टर समझ आता है, अच्छा है, कुछ B2B क्लाइंट्स भी हैं, ग्रोथ में डाइवर्सिफाई कर रही है, अभी 3 ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या है वो समझते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स उस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाए क्योंकि अभी भी सब्सिडरी वगैरह को मिलाया है। अगर ये बोलते कि मैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलूंगा या केपेक्स वगैरह में लगाऊंगा तो और अच्छा इंपैक्ट बढ़ता। जब भी कोई कंपनी, नहीं आईपीओ की बात ही नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी अगर मान लेते हैं जो लिस्टेड कंपनी है वो बोलते हैं कि हम 200 करोड़ केपेक्स में लगाएंगे तो आज खर्चा होगा बट ये आपको नेक्स्ट 5 साल तक पैसा बना के देगा। स्टॉक की बात कर रहा हूं, ग्रो करता रहेगा और फिर ब्लास्ट हो जाएगा। यहां पर आ जाते हैं अप्लाई, डेफिनेटली अप्लाई तो करने ही वाले हैं। अब उसका रीजन क्या है वो समझाता हूं मैं आपको, इस पे वापस आऊंगा। देखो, मान लेते कि आपने लगाया, आपके पास है फॉर एग्जांपल लेता हूं 15,000 रुपए, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मैं बजाज में लगूं। मेरे पास 30,000 है तो मैं एक एप्लीकेशन बजाज में एक टॉलिंस में लगाऊंगा, बजाज में लगी तो बढ़िया, टॉलिंस में लगी तो और बल्ले बल्ले। बट अगर मान लेते बजाज में नहीं लगी क्योंकि इसके ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ बजाज, तो एटलीस्ट टॉलिंस में कुछ तो देकर जाएगा मुझे, मैं घर खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। इसलिए पैसे को डाइवर्सिफाई करना शुरू करेंगे यहां से। अब जैसे जैसे 3-4 वीडियो आएंगे मैं बनाता जाऊंगा। अब मैं यहां पर बजाज में भी लगाऊंगा, टॉलिंस में भी लगाऊंगा। अगर मल्टीपल फंड्स हैं मेरे पास, 30,000, 45,000, 60,000, 1 लाख है, तो मैं यहां लगाऊंगा और यहां पर भी लगाने वाला हूं। तो एक चीज तो आ गई, डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं। प्रॉब्लम कहां आएगी, बजाज पे लोगों का फोकस ज्यादा रहेगा, दो ये 230 करोड़ ही रेस कर रहा है, बट यहां पे व्हाट आई एक्सपेक्ट इज 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि छोटा सा आईपीओ है 230 करोड़ के आसपास का, जहां पे बाकी 500 करोड़, 1100 करोड़, 6000 करोड़, 800 करोड़, 600 करोड़ मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें इतना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ही चाहिए जिससे हम लोन रीपे कर देंगे, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल में लगा लेंगे। बट प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम आएगी लिस्टिंग गेन पे। क्यों, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन जिसका ज्यादा उसके लिस्टिंग गेन ज्यादा, इनफैक्ट नाम जिसका ज्यादा। ये वो वाली कहानी बनेगी बजाज वाली जहां पर लोग बोलते हैं मेरे दादाजी ने वो अप्लाई करे थे, ये वो एंड सो ऑन। तो यहां पर जो लिस्टिंग गेन बनेंगे वो बनेंगे 10 to 25% के आसपास, 10 से 25% के आसपास लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। ये थे यहाँ पे टॉलिंस टायर्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।